सो हे व्हाट्सअप। तो आते हैं अपन सेल चैप्टर में और देखते हैं। इसको मैं अभी पढ़ाऊँगा कहाँ तक मालूम है, प्रोकैरियोट्स के पहले तक। ओवरव्यू ऑफ सेल तक मैं पूरा ख़त्म करूँगा और बायोहैक के साथ करूँगा। क्या मज़ा आएगा आपको, कतई जहर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी। यानी कि देखो, बायोलॉजी क्या है, वो है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग पढ़ते हैं, उसके स्टडी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायो और लॉजी, लॉजी यानी स्टडी, ठीक है। और बायो यानी कि मतलब बायो यानी कि पूरा जितना भी बायोमंडल यानी कि बायोस्फीयर में जितनी चीज़ है उसके ऊपर स्टडी, ठीक है। द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी। उसके अलग अलग फॉर्म और अपीयरेंस जो है वही उसकी डाइवर्सिटी को बताता है। इट इज़ द सेल थ्योरी दैट emphasized द यूनिटी अंडरलाइंग दिस डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। यानी कि ये सेल थ्योरी ही था जो इम्फेसाइज किया कि यूनिटी अंडरलाइंग अंडर दिस डाइवर्सिटी, यानी इस डाइवर्सिटी में कुछ एक समानता है ना। जैसे कि फॉर्म्स में उसके समानता है, ठीक है। जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म, सबका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेम है। मतलब कि किसी का प्रोकैरियोट सेल है, कोई यूकैरियोटिक सेल है, ऐसा बताया कि हाँ अपना अलग अलग है। सेल थ्योरी ही बताया हम लोग को कि कैसा है सब, सेल कैसे बना है, सेल का फिर वापस सेल बनता कैसे है, रीजनरेट कैसे करता है, ये सब कुछ बताया कौन? सेल थ्योरी। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ग्रोथ बाय डिवीजन इज गिवन इन द चैप्टर कंप्राइजिंग दिस यूनिट। देखो, स्ट्रक्चर और सेल ग्रोथ के बारे में कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखो, सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फेनोमेना दैट इज़ फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस। यानी सेल थ्योरी और एक और चीज़ हम लोग के दिमाग में एक और मिस्ट्री क्रिएट किया कि हम लोग मतलब कि इसको कैसे, लिविंग फेनोमेना को हम लोग कैसे देख पाते हैं। जैसे फिजियोलॉजिकल बिहेवियर प्रोसेसेस के बारे में ये बताया है, ठीक है। दिस मिस्ट्री वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लिविंग फेनोमेना टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड और ऑब्जर्व, ठीक है। यानी कि ये मिस्ट्री को रिक्वायरमेंट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लिविंग फेनोमेना टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड और ऑब्जर्व, ठीक है। इसको छोड़ दो, ये अजीब सा लाइन है। In study and understanding the physiological and behavioral process, one can take a physiochemical approach and use cell-free system to investigate। समझे? यहाँ पे आ गया फिजिको केमिकल अप्रोच और फिजियोलॉजी और बिहेवियरल प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट लाइन। अब देखो आगे देखो, बोला क्या है इसमें कि इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इसको पढ़े और देखे किसको? फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो हम लोग क्या, वन कैन टेक अ फिजियो केमिकल अप्रोच, यानी कि हम लोग फिजियोलॉजी और केमिकल अप्रोच उसका लेते हैं और एक सेल फ्री सिस्टम यानी आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं उसको देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दिस अप्रोच इनेबल्स अस टू डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेस इन मॉलिक्यूलर टर्म्स, यानी कि ये अप्रोच इनेबल करता है हम लोग को कि हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सके वेरियस प्रोसेसेस को जो मॉलिक्यूलर टर्म्स में है, ठीक है। द अप्रोच इज एस्टेब्लाइज्ड बाय एनालाइजिंग ऑफ लिविंग टिश्यू फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, यानी कि द अप्रोच इज एस्टेब्लाइज्ड बाय क्या? इस अप्रोच को हम लोग कैसे, फिजिको केमिकल अप्रोच को हम लोग कैसे एस्टेब्लाइज किए, मतलब कि कैसे उसको रख पाए कि हाँ इसके बेसिस पे हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो कैसे रख पाए? बाई कैसे? बाई एनालाइजिंग ऑफ लिविंग टिश्यू ऑफ फॉर एलिमेंट एंड कंपाउंड। लिविंग टिश्यू को एनालाइज किए हम लोग अच्छे से, उसके एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को, उसको एनालाइज किए। इट विल टेल अस व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हम लोग को बताता है कि किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इन द नेक्स्ट स्टेज वन कैन आस्क क्वेश्चन, व्हाट आर दीज कंपाउंड डूइंग इनसाइड द सेल। क्या मतलब कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि सेल के अंदर क्या कर रहा है ये। तो एंड इन व्हाट वे दे कैरी आउट ग्रॉस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, रिकॉग्निशन एक्सेट्रा, ये सब कैसे हो रहा है। तो इन अदर वर्ड वी आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। तो क्या है मॉलिक्यूलर बेसिस? मॉलिक्यूलर बेसिस यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का क्या है बेसिस? बेसिस क्या है उसका? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का, सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का एक मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है? तो इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेस दैट अकर ड्यूरिंग एनी डिजीज्ड कंडीशन, ठीक है। यानी कि ये एक्सप्लेन किया, इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन, ये ऑल्सो एक्सप्लेन कर सकता है कि एबनॉर्मल प्रोसेस जो कि
कोई भी डिजीज़ कंडीशन में एक एबनॉर्मल प्रोसेस होने लगता है। जैसे मान लीजिए कि ब्रेन में ट्यूमर है किसी के, तो उसमें सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है। किसी को कैंसर है तो कहीं पे अपना बेनाइन कैंसर, किसी का कुछ और कैंसर होता है ऐसे, तो कहीं सेल का ग्रोथ एबनॉर्मल होने लगा। ये सब कैसे होता है? बुखार होता है तो आपको अलग सा फीलिंग आने लगता है, ऐसा अजीब अजीब होने लगता है, तो सब कैसे हुआ? तो सब यही बताता है। दिस फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी। नीट 2025 का क्वेश्चन कि फिजियोलॉजिकल मतलब रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या था? द फिजिकोकेमिकल अप्रोच, दिस फिजिकल अप्रोच ही रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी है। और ये मैं मालूम है, ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से सबको ही पढ़ता है, लेकिन पता नहीं इसके ऊपर क्यों इतना मुद्दा बन रहा है। ये इतना छोटा सा पॉइंट के बारे में आज लोग पढ़ना छोड़ दिया है। जब मुझे याद है कि मेरी दीदी के समय, जब मेरी दीदी पढ़ती थी, तो उस समय ये उसके एनसीईआरटी में मैं दिखा दूंगा कि ये हाईलाइटेड है। उसके एनसीईआरटी में उस ज़माने में ये चीज़ हाईलाइट करवाया गया था। वो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी उसमें वो मास्टर हाईलाइट करवाया था। और अभी भी मैं भी जहाँ जहाँ पढ़ा हूँ वहाँ पर ये बताया जाता है कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होता है। वन शॉट ऐसा में नहीं बताया जाता, प्रॉपर बैच में बताया जाता है। वन शॉट में भी कोई कोई बताता होगा, लेकिन बैच में प्रॉपर बताया जाता है। और बाकी ये जो बुक मैं अभी बायोहैक सॉल्व करूँगा, उसमें भी देखिएगा ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन ही है, बहुत साल से है, आज से नहीं बहुत साल से, तो उनके भी कोचिंग में पढ़ाया गया होगा तभी ना। देखिए, द कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर अप्लाइड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी समझने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? पहला तो केमिस्ट्री भी आना चाहिए, कैसे C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करके हम लोग क्या बना लेते हैं, ये सब कैसे होगा, ब्रेक डाउन कैसे होगा, ये सब कौन सिखाता है? हम लोग को केमिस्ट्री सिखाता है। फिर उसका फिजिक्स में आता है बायोफिजिक्स, जैसे कि हाँ ये फ्लूइड मैकेनिक्स वाला जो भी होता है, जैसे कि हाँ ये पंप कर रहा है ब्लड, इतने रेट पे पंप कर रहा है, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, ये सब कौन बायोफिजिक्स में बताया जाता है। तो वही बोल रहा है कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर 9 ऑफ दिस यूनिट द ब्रीफ डिस्कशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है, आगे आ जाओ। 9 चैप्टर की बात कर रहा है भाई, बायोमोलिक्यूल क्या था। ये महाराज का याद ही रखो भाई, बहुत तगड़ा है, GN रामाचंद्रन, इनका रामाचंद्रन प्लॉट था। ठीक है, क्या बढ़िया ये आदमी थे, क्या बढ़िया ये आदमी थे, इनका नाम पूरा दुनिया में है, छाया हुआ है। देखो पढ़ो, देखो GN Ramachandran, an outstanding figure of the field of protein structure, was the founder of the Madras School of Conformational Analysis and Biopolymers. His discovery of the triple helical structure of collagen published in Nature क्या है? Published in Nature 1954। ये साइंटिस्ट लोग का मैगजीन होता है, नेचर में पब्लिश हो जाना मतलब बहुत बड़ा बात हो जाना, समझे। एंड हिज analysis of the allowed conformations of proteins through the use of Ramachandran plot rank among most outstanding contribution in the structural biology। क्या बोला? देखो उनका एनालिसिस किस पे? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। मार्क करिए सीधे सीधे मेरे साथ क्या, कि द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर का, किसका? कोलेजन का। ठीक है, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, ठीक है, उसका डिस्कवरी किए थे ये। ठीक है, पब्लिश्ड इन किस में? नेचर में पब्लिश हुआ 1954 में। इतना याद नहीं रखना है, लेकिन बस ये करना है कि ये क्या किया था कि अलाउड, हम लोग क्या अलाउ किया था कि कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन थ्रू द यूज ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट। मैं बोला ना, रामाचंद्रन प्लॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए। ठीक है, रैंक अमॉन्ग द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। ठीक है, he was born on 8th October 1922 in a small town not far from Cochin। कोचिंग है तमिलनाडु के पास शायद, साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। His father was the professor of mathematics at the local college and thus he had considered influence in shaping Ramachandran's interest in the mathematics। यानी इनको मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट था। ये सब जानने का कोई ज़रूरत नहीं है इनका हिस्ट्री, ये बस बताता है कि इनको ये कर सके, क्या बोलते हैं इनको, डिवोट कुछ बोलते हैं ना, कि इनको कुछ कर सके। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल डेज रामाचंद्रन ग्रेजुएट in 1942 as the top ranking student of BSc Honours Physics course of the University of Madras। He received PhD from Cambridge University 1949। While Cambridge, Ramachandran met the Linus Pauling and was deeply influenced by the publication on the models of alpha helix and beta sheet, जो कि कोलेजन में काम आता है। और यही कोलेजन प्रोटीन का बात हुआ। देखो किससे हुआ? While at Cambridge, Ramachandran met Linus Pauling and was deeply influenced by the publication on the models of alpha helix and beta
प्लीटेड स्लीथ, बीटा प्लीटेड स्लीथ आप आगे पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, दैट डायरेक्टेड हिज अटेंशन इन सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, पास्ड अवे एट एज 78 ऑन 7 अप्रैल 2001। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे पढ़ते हैं। 10 मिनट में मैं आपको पूरा इतना बेसिक बता चुका हूँ ना, कितना ज़बरदस्त वाला। अब देखो तुरंत ख़त्म करेंगे किसको, सेल को, सेल थ्योरी को और ओवरव्यू ऑफ सेल। ये 3 पॉइंट हम लोग आज पढ़ेंगे, फिर उसका ये 3 पॉइंट बाद में मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा जब मेरा क्लास में हो जाएगा। मैं इसलिए क्या करता हूँ, देखो आता मुझे है ये दोनों आता है, लेकिन क्लास में जो सर है ना, सर है बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, और बहुत अच्छा बताते हैं तो उनका जो बताया हुआ बात है लगभग उस बात को मैं रिपीट करता हूँ, तो मुझे भी मेरा रिवीजन भी अच्छा होता है, और प्लस आपका जो कॉन्सेप्ट पे पकड़ होगा वो बढ़ेगा, समझे। तो अभी मैं ओवरव्यू ऑफ सेल तक डालता हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर से डालूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल को। व्हेन यू लुक अराउंड you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself what is that makes an organism living, or what is that an inanimate thing does not have which living thing has. The answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell in the living organism. देखिए ये बोल क्या रहा है, सिंपल से ये इतने लाइन में क्या बोला कि लिविंग कैसे और नॉन लिविंग को किस बेसिस पे तुम बांटोगे। तो इस बेसिस पे बांटोगे कि लिविंग के पास जो होता है, लिविंग के पास एक सेल होता है जो कि फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ लाइफ होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, व्हाइल अदर आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल, जिसको मल्टीसेलुलर कहते हैं। सिंपल सी बात है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो होता है सेल, उसके बाद ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और सिंगल वाले यूनिसेलुलर, और वाइल कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर। ठीक है, आगे आ जाओ, सब मार्क होते हुए चलेगा बिना किसी टेंशन के। आगे देखो, व्हाट इज सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि वो एक सेल है, वो पूरा ज़िंदगी भर अपने अकेले रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of life. देखो क्या बोला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कैपेबल ऑफ किस चीज़ के, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। और दूसरा पॉइंट कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसीलिए सेल को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिस्कवरी की बात करते हैं तो एवी लिवेनहोक जो कि फर्स्ट लाइफ सेल को ये किए थे डिस्कवर, और रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे। ठीक है, और माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद बहुत सारा और स्ट्रक्चर को डीपली हम लोग पढ़ पाए थे। माइक्रोस्कोप का कब हुआ था डिस्कवरी, 1955 में। तो आपको याद रखना है 1955 के बाद ही जो भी गोल्गी अपैरेटस, ER, ये सब जितने भी आए हैं सब 1955 के बाद ही आया है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए 18 और 19 सेंचुरी में। ठीक है, ये बहुत अच्छा ट्रिक है, और बहुत अच्छा ट्रिक है, एक बेसिक नॉलेज है, लेकिन लोग को ये ध्यान में नहीं रहता है और वो गलत कर देते हैं। जैसे पूछेगा 1955 वाला तो मार देंगे 1850 वाला, ऐसे थोड़ी ना होगा। आगे देखो, सेल थ्योरी। इन 1838 मैथियस लिंडन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cell which form the tissue of the plant. देखो क्या बोला, 1838 में मैथियस स्लीडन जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, देखो इसमें स्लीडन और सॉन को मैं अभी बताऊंगा कैसे याद करना है कि बॉटनिस्ट कौन था, जूलॉजिस्ट क्यों था। और अभी तक खैर चेंज हो चुका है कि दोनों ही जर्मन ही हैं, कोई ब्रिटिश नहीं है, तो और कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। ठीक है, एग्जामिन द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, ये क्या किए कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को एग्जामिन किए और ऑब्जर्व किए कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। बस ये बताइए, बाकी कुछ नहीं। और उसी सेम टाइम पे थ्यूडर स्वान 1839 में, ठीक है 1839 में थ्यूडर स्वान जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट नहीं थे, इसको काट दीजिए, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट नहीं थे, ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। और कैसे जर्मन जूलॉजिस्ट थे भाई,
तो जर्मन जूलॉजिस्ट कैसे हुए? तो स्वान से आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, न्यूरॉन के पास जब जाइएगा अगर चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो उसमें स्वान सेल होता है, स्वान सेल्स होता है। तो इसके वजह से आपको याद रखना है कि ये जूलॉजी में आप पढ़ते हैं, इसलिए ये जूलॉजिस्ट थे। सिंपल, बहुत आसान, मज़ेदार। आगे देखो, ये स्टडी किए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड आउटर थिन लेयर विच इज़ टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही याद करना है कि रिपोर्ट किए कि सेल हैड आउटर थिन लेयर, जिसको हम लोग आज जा करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। पहले सेल मेम्ब्रेन कहते थे, पहले सेल मेम्ब्रेन कहते थे, पहले सेल मेम्ब्रेन कहते थे। नाउ इट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि पहले क्या कहते थे उसको? सेल मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अगले साल पूछ देगा तो भाई लाल हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद देखो, he also concluded based on his study on plant tissue। अब ये यहीं नहीं रुके, ये बोले कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल्स में जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लांट्स में ना हो सकता क्या भाई? प्लांट्स में भी हो सकता है। तो एक बार चलिए प्लांट्स को भी खोल देते हैं। तो ये गए प्लांट्स को खोलने, तो जब प्लांट्स को खोले तो उनको दिखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो था ही, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा और यूनिक कैरेक्टर था जिसको हम लोग सेल वॉल कहे, यानी कि वो बोले कि भाई साहब प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। अब अगर आपसे कोई पूछे, अगर कोई आपसे पूछे इसी लाइन यहीं पे, यहाँ पर पूछेगा आपसे, यहाँ पर था रॉबर्ट हुक चाचा जी जो थे वो सिर्फ ऑब्जर्व किए थे, ऑब्जर्व्ड डेड सेल जिसको सेल वॉल कहे थे, सेल वॉल को ऑब्जर्व किए थे, नॉट डिस्कवर्ड सेल वॉल को ये डिस्कवर नहीं किए थे भाई, सेल वॉल को तो ये डिस्कवर नहीं किए थे। सेल वॉल को कौन डिस्कवर किया था, कौन बताया था? तो सीधे मुंह पे बोल देना है, स्वान साहब जो थे वही बोले कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल जो है वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट सेल का। क्वेश्चन में होगा कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल, हु टोल्ड दिस लाइन? तो आपको सीधे बोलना है स्वान, ना कि रॉबर्ट हुक भी लाइन में होगा, रॉबर्ट ब्राउन भी होगा। तो रॉबर्ट से कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन रॉबर्ट तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे स्वान मारना है, समझे? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला हूँ, मज़ा आ गया होगा तो ताली बजा दीजिएगा। आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसी बेसिस पर स्वान जो थे वो एक हाइपोथेसिस दिए कि बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। ठीक है, ये हाइपोथेसिस था, हाइपोथेसिस यानी कि ये सोचे, ये बोले कि हाँ ये एक कुछ था तो सही, लेकिन कंफर्म मुझे नहीं हो पा रहा है। फिर वो जाके मिले किससे? स्लीडन से। स्लीडन भी बोले कि हाँ ये तो है। तो चूँकि वो बॉटनिस्ट थे इसलिए दोनों मिल कर के प्लांट और एनिमल के बारे में फॉर्मुलेट कर दिए सेल थ्योरी, फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। इसके अंदर क्या था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड, न्यू सेल कैसे बना। सेल थ्योरी में क्या बोले थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, और इसमें ये नहीं बता पाए कि भैया कि कैसे नया सेल बना, नया सेल बना तो बना कैसे। तो उसके लिए आए रुडोल्फ वर्चाउ साहब। ये चाउमीन बहुत खाते थे इसीलिए इनका नाम वर्चाउ हो गया, वर्चाउ। तो वर्चाउ 1855 में चाउमीन खाते खाते क्या बोले? ओमनिस सेलुला ई सेलुला वाह 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 वाह। क्या बोले? ओमनिस सेलुला ई सेलुला वाह 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 वाह। मज़ा आ गया। क्या चाउमीन बनाए हो भाई, क्या चाउमीन बनाए हो। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। चाउमीन खाते खाते बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, और फिर मॉडिफाई कर दिया उस हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडन एंड स्वान। देखो यहाँ क्या लिखा है, यही है एनसीईआरटी। यहाँ लिखा कि फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी और यहाँ लिख रहा है हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडन एंड स्वान।
देखो मॉडिफाई कर दिए हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडन एंड स्वान को। देख रहे हो क्या क्या लिखता है, लेकिन ऐसे ही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि हु, बस ये पूछेगा कि हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी और हु मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडन एंड स्वान। सीधे मानना है रुडोल्फ विर्चाउ 1855 ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला यानी कि क्या होता है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। आगे देखो तो सेल थ्योरी क्या बना, सेल थ्योरी यही बना कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, और दूसरा लाइन की ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और प्री एग्जिस्टिंग कैसे, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कौन सा, प्री एग्जिस्टिंग डिवाइडिंग, कैसे पता चला कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो रुडोल्फ विर्चाउ को पता कैसे चला, तो ये क्या किए, ये सेल डिवीज़न देखे, सेल डिवीज़न देखे पहली बार ज़िंदगी में 1855 है। ठीक है, तो ये सेल डिवीज़न देखे, माइटोसिस देखे कि कैसे हो रहा है। तो जब सेल डिवीज़न देख लिए तो बोल दिए कि हाँ ऑल सेल अराइज फ्रॉम डिवाइडिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑल सेल अराइज फ्रॉम डिवीज़न ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीज़न से नया सेल बनता है, यानी कि पुराना सेल जो हुआ उसका मृत्यु नहीं हुआ, पुराना सेल का मृत्यु नहीं हुआ और क्या हुआ, वो डिवाइड कर गया, एक सेल जो था वो दो सेल में जाके डिवाइड कर गया, यानी ये मरा नहीं, इसकी दो बेटियां हो गई, इसी से उत्पन्न ले ली दो बेटियां इसकी। समझे बात को, आया मज़ा, कतई जहर लगा लगेगा, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। इसके पहले मुझे नहीं लग रहा है कि तुम इतना तगड़ा कभी पढ़े होगे, मज़ा आ जाए तो बताना भाई बाकी मज़ा आया। ठीक है, सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ मज़ा आए तो बोलना, कमेंट में एक बार जाके बोला कि हाँ भाई आया है मज़ा, और मज़ा आया तो मज़ा करो भाई पूरा। आ जाओ देखते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू का क्या मतलब होता है, पहले तो ये तुम समझो गौर से। ओवरव्यू का मतलब होता क्या है, ओवरव्यू का मतलब होता है कि बाहर से उसको बस देख लेना, बाहर ऊपर से, क्या बोलते हैं हम लोग तो नहीं बोलते हैं कि यार जाओ ना ऊपर से देख लो कि क्या है, मतलब ऐसे काम चला के देख लो यार, ऊपर से देखो क्या है यार इसमें, यार देखो जाके ऊपर से कि क्या चल रहा है ना। जैसे नहीं होता है कहीं का मैनेजर होगा, मैनेजर क्या करता है, कुछ नहीं करता है, जाता है बस ऊपर से देख लेता है, अरे ये काम नहीं कर रहा है, ये रील चला रहा है, अरे इसको जाके अभी बोलता हूँ तो ये रील चला रहा है, इसको ऊपर से जाके देख लिया, ये नहीं देखा कि भाई हाँ काम कर चुका है या फिर कुछ किया है, क्यों सो रहा है ये पूछेगा, लेकिन हाँ काम कर लिया ये नहीं पूछेगा कि हाँ भाई सब कुछ हुआ कि नहीं, आराम से कोई दिक्कत हो रहा है नहीं, ये सब नहीं करेगा, ये बोलेगा कि ना भाई ऊपर से मैं देखता हूँ, यानी ओवरव्यू ऑफ सेल्फ। ठीक है, आइए जाओ। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन ओनियन पील एंड और ह्यूमन चिक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। तुमको याद है ओनियन पील क्या होता है, देखो मान लो तुम प्याज जब काटोगे ना तो ऐसे प्याज का लेयर होता है, तो इसमें से एक लेयर को पकड़ के बाहर निकाले तो उसके ऊपर देखोगे एक थिन सा बहुत ही पतला सा एक वाइट कलर का उसके ऊपर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो छिलका मत बोलना, अंदर के साइड में प्याज को देखोगे ना तो उसके अंदर में एक उजला सा रहता है, तो उसको तुम जब खींच के निकालोगे ना तो पारदर्शी यानी पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट रहेगा, इसको तुम जब गौर से देखोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि हाँ यही ओनियन पील सेल है। इसी को क्या करता था, पानी वानी में रख के और फिर उसके इसके सेल को ऑब्जर्व किया जाता था कि क्या क्या है इसके सेल में, समझे, तो उसी से पता चला था। ठीक है, और ह्यूमन चिक सेल को ऐसे मान लो कि जैसे तुमको कहीं पे चोट वोट लग गया तो उसको खरोच के निकाल के देखोगे ना तो दिखेगा कुछ। ठीक है, आ जाओ। द ओनियन सेल विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल हैज़ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज द आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि क्या पता चल गया हम लोग को, इसमें मार करने का कुछ ज़रूरत नहीं कि ओनियन सेल में क्या था, एक टिपिकल प्लांट सेल था, तो उसका क्या होना चाहिए, सेल वॉल होना चाहिए आउटर बाउंड्री में। ठीक है, तो उसका देखो द सेल्स ऑफ ह्यूमन चिक हैव आउटर मेम्ब्रेन एज डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल हैज डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी आउटर मेम्ब्रेन जो था वो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है किसमें, ह्यूमन चिक में। और प्लांट्स में क्या कौन सा है डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर, प्लांट्स का डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, तो प्लांट्स में देखो ऐसे मैं लिखता हूँ, अगर देखो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर प्लांट्स एनिमल्स,
प्लांट्स में डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर कौन है? सेल वॉल। डीलिमिटिंग यानी कि जो लास्ट में जा रहा है, उसमें सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ में आ गया होगा बहुत ज़्यादा बढ़िया से। उसके बाद देखो इनसाइड, अब देखो ऊपर तो हम लोग देख लिया, अब उसके थोड़ा अंदर चलते हैं। चलो अंदर आ जाओ। अंदर आए तो इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसको न्यूक्लियस कहे। ये सेल था, इसके अंदर जब हम लोग घुसे तो देखे कि ये तो क्या डेंस चीज़ यहाँ बीच में क्या रखा हुआ है यार। तो इसको जाके जब हम लोग देखे तो पता चला ये तो न्यूक्लियस चाचा हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस चाचा। ये छोटे से हैं, कितना होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, उसको जाके देखे तो हम लोग को पता चला कि अरे ये तो न्यूक्लियस चाचा हैं, जो कि डेंस मेम्ब्रेन बाउंड है। डेंस मेम्ब्रेन बाउंड है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस कंटेन्स, क्या कंटेन करता है न्यूक्लियस? तो क्रोमोजोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। देखो यहाँ पे इसका बदमाशी, डीएनए लिख दिया है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है कि क्रोमोजोम होता है? क्रोमोजोम विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। जो क्रोमोजोम है वो डीएनए कंटेन करता है, सही बात है ना। उसके बाद देखो इसका बदमाशी, आगे देखो तुम। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोजोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर लैक द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। ठीक है, ये तो तुमको पता होगा कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई जो होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा तो यूकैरियोटिक होगा, और लैक मेम्ब्रेन बाउंड तो प्रोकैरियोटिक होगा। इन बोथ प्रो एंड यू, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल। देखो प्रो और यू कुछ भी हो, उसके अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और वही वॉल्यूम ऑफ सेल को ऑक्यूपाई करता है, यानी कि उसके अंदर भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज़ द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट सेल एंड ये। यहाँ तक पढ़ के बच्चे छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो यार, साइटोप्लाज्म इज़ द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, साइटोप्लाज्म इज़ द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। उसके अगला लाइन ही नहीं पढ़ते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो ये है भाई। वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके अलावा जो ये है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग रिएक्शन। लिविंग स्टेट में रखने के लिए क्या? साइटोप्लाज्म ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से सारा ऑर्गेनली ये सब जीवित रह पाते हैं। इसी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है ताकि सब क्या है, लिविंग स्टेट में रह सकें, समझे। मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ की वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। आगे देखो, बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनली लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम, मिटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी एंड वैक्यूल्स। ठीक है, प्रोकैरियोट लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। ठीक है, ये पता चल ही गया था तुमको कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होता है। Ribosome are non-membrane bound organelle found in all cell, both eukaryote as well as prokaryote. Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelle, chloroplast और mitochondria on the rough ear। ठीक है, अब तुमको समझाना पड़ेगा इसको। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से। ये क्या बोला? ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ ऑर्गेनली कौन कौन होता है? तो ER, VR, गोल्गी वोल्गी जो होते हैं वो ऑर्गेनली होते हैं। यहाँ आ जाओ, राइबोसोम के बारे में मैं समझाता हूँ। क्या समझाऊंगा ना, पागल हो जाओगे तुम। राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ये हमारे सर बताएं। ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। देखो बताता हूँ, राइबोसोम जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, देखो, एक कौन सा? एक ऑर्गेनली वाला। ठीक है, ऑर्गेनली के अंदर जो पाया जाएगा वो, और एक साइटोप्लाज्मिक में दो हो जाएगा। कौन कौन सा? तो एक 70S एंड 80S, और इस वाले के अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर 70S ओनली। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद देखो, ऑर्गेनली के अंदर जो भी ऑर्गेनली है, जैसे कि माइटो हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब जो है, उसके अंदर 70S पाया जाएगा सिर्फ। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक, देखो साइटोप्लाज्मिक जो है उसमें 70S और 80S दोनों पाया जाता है। यानी कि 70S 80S कहाँ पे? तो ये देखो 70S किस में? तो प्रोकैरियोट में, और 80S किस में? तो यूकैरियोट्स में।
आया मज़ा। उसके बाद देखो कि यहाँ पे सुपर डुपर स्टार क्वेश्चन, सुपर डुपर स्टार क्वेश्चन क्या, यहाँ पे छुपा हुआ लाइन है, ये छुपा हुआ लाइन देखो क्या है यहाँ पे छुपा हुआ लाइन कि ऑन रफ ईआर, बस ये लिख दिया है, ये नहीं लिखा है। देखो क्या लिखा है कि 2 ऑर्गेनेली के ऊपर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, और रफ ईआर पे पाया जाता है। ये नहीं बोला कि कौन सा वाला पाया जाता है, समझे। तो रफ ईआर का यहाँ पे देखो कितना सुपर बात है, कितना सुपर कि देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर अगर राइबोसोम आता है, राइबोसोम आता है तो ये क्या बना लेता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन सा राइबोसोम आता है, तो 80S राइबोसोम आता है, ना कि 70S राइबोसोम। ये महा इम्पॉर्टेंट लाइन है, महा इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट लाइन है, समझे। बहुत तगड़ा लाइन है, मज़ा आ जाएगा एकदम। जहर लगा होगा तो आग लगा दो, बिल्कुल आग ही, ठीक है। राइबोसोम जो होगा वो ऑर्गेनेली वाला होगा और एक साइटोप्लाज्म वाला होगा। तो साइटोप्लाज्म वाला में 70S और 80S आएगा। 70S किस में आएगा, प्रोकैरियोट में। 80S किस में आएगा, यूकैरियोट में। और राइबोसोम की बात करते हैं ऑर्गेनेली है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पाया जाएगा, तो 70S ओनली। और ER का बात हुआ तो ER के ऊपर राइबोसोम जो होगा RER वो 80S राइबोसोम में होगा। अब तुम पूछोगे 70S क्यों नहीं होगा, तो चूँकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो ये प्रोकैरियोट में कैसे पाया जाएगा। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगा, ठीक है, और यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा। इसीलिए दैट्स वाई 80S। आया बात समझ में, आया कि नहीं आया। अब देखो आगे, भले लेक्चर थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट पर तुम ध्यान दो। क्या तुमको इसके पहले तुम नहीं पढ़े होगे इतना भयंकर, मैं बता रहा हूँ, चैलेंज दे देता हूँ, चैलेंज। उसके बाद देखो एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोजोम विच हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। अब देखो 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 एनिमल सेल्स जो है, एनिमल सेल्स कंटेन अनदर, एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अनदर क्यों लिखा, क्योंकि इसके पास राइबोसोम तो था ही, ठीक है, जिसको हम लोग सेंट्रोजोम कहे कि जो कि सेल डिवीजन कराता है। इतने पे ये बात रोक दिया है, ठीक है, इतने पे ये बात रोक दिया है। ये नहीं बताया कि हाँ सेंट्रोजोम ऐसे 90 डिग्री पे होता है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे एस्टर्स होते हैं और इसी से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। ये कहाँ बताएगा, ये बताएगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में, ठीक है। तो हम भी इसकी बात वहीं पे करेंगे, नहीं तो अगर आप कहेंगे तो इसको क्या डिटेल में मैं बताता हूँ ना, मज़ा आ जाएगा आपको। उसके बाद देखो आ जाओ, सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप, एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोप्लाज्मिक स्मॉलेस्ट सेल ओनली 0.3 मिलीमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया, ये याद करना पड़ता है, बैक्टीरिया कितना होता है, बैक्टीरिया 3 to 5 होता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल ऑस्ट्रिच एग है। अमॉन्ग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन RBC इज अबाउट 7 मिलीमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल आर लॉन्गेस्ट सेल, और सेल ऑल्सो वेरी इन ग्रेटली इन शेप, दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कोलोनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ द सेल वेरी विथ द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक, आ जाओ, मैं एक काम यहाँ पे कर सकता हूँ कि मैं साइज़ लिख सकता हूँ, साइज़ लिख सकता हूँ। इसमें क्या, पहला स्मॉलेस्ट क्या होगा, माइक्रोप्लाज्मा कितना 0.3 माइक्रोमीटर, और म्यू मीटर तुमको जो कहना वो कहो। और पीपीएलओ कितना 0.1 माइक्रोमीटर। मगर क्वेश्चन के हिसाब से माइको को टिक मारना है, माइको को, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से माइको को टिक मारना है। किसको टिक मारना है, माइको को करेक्ट करना है, ना कि पीपीएलओ को नहीं करेक्ट करना है, ठीक है। समझ में आई बात। उसके बाद देखो दूसरा बैक्टीरिया देखो, नॉर्मल बैक्टीरिया 3 to 5 म्यू मीटर, ठीक है, ये लिखा रहेगा, लेकिन फिर से लिख देगा क्या, टिपिकल बैक्टीरिया ये क्या होगा 1 to 2 म्यू मीटर। लेकिन अगर बैक्टीरिया पूछेगा तो आपको यही समझना है और ये टिक मारना है, ये क्वेश्चन के हिसाब से मैं लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो
थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे आ जाओ। क्या है, इधर तो हो गया। उसके बाद देखो आरबीसी का बता दो। आरबीसी, आरबीसी क्या, 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, इन डायामीटर, ठीक है। फोर्थ में लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन सा होता है, तो ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। उसके बाद देखो पांचवा, पांचवा क्या, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कौन होता है, नर्व, ठीक है। सब लिख दिया, बहुत भयंकर लिख दिया साइज़ का, और मैक्सिमम हर बार साइज़ ही पूछता है, कभी ये सब नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे आप शेप की बात करते हैं। शेप में देखो आरबीसी राउंड एंड बाइकनकेव, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड, कॉलमनार एपिथेलियम लॉन्गर एंड नैरो, ठीक है। उसके बाद नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग, ट्रैकिड इलोंगेटेड, मीजोफिल राउंड एंड ओवल। फिर से बताओ, नर्व सेल कैसा होगा, तो ब्रांच एंड लॉन्ग होगा, ठीक है। कैसा होगा, नर्व सेल कैसा होगा, ब्रांच और लॉन्ग होगा। ट्रैकिड कैसा होगा, इलोंगेटेड। मीजोफिल सेल कैसा होगा, राउंड और ओवल, ठीक है। कॉलमनार एपिथेलियल सेल कैसा होगा, लॉन्ग एंड नैरो। वाइट ब्लड सेल कैसा होगा, अमीबॉइड। आरबीसी कैसा होगा, राउंड एंड बाइकनकेव। कौन सा, अडल्ट आरबीसी, अडल्ट है माने कि बड़ा हो चुका है, आरबीसी बड़ा हो चुका है, आदमी नहीं, आरबीसी बड़ा हो चुका है, ठीक है। ये इसमें से न्यूक्लियस निकल जाता है आरबीसी जब ग्रोथ कर लेता है उसके बाद, ठीक है। इसका डायग्राम ये सब यहाँ दिया हुआ है, पीपीएलओ वायरस है सब का, ठीक है। तो इसको हम अब प्रोकैरियोट जब स्टार्ट करेंगे तब करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ये हो गया फिनिश, और उसके बाद अपन आप चलिए करते हैं बायो हैक। तो 1 सेकंड सब्र कीजिएगा, उसको खोलता हूँ मैं। तो चलिए खुल चुका है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, देखो कितना क्वेश्चन है, ले दे के 31 क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन ओवरव्यू से है, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन को करते हैं और अपना काम 25 करते हैं। देखो आ जाओ, पहला क्वेश्चन, द फिजिको-केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, बताओ। नीट 2025 का क्वेश्चन, बताओ क्या है। इसको कहते हैं रिडक्शनलिस्ट, रिडक्शनलिस्ट, क्या है स्पेलिंग यार, TIONALIST, रिडक्शन कुछ होगा, ठीक है। रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी कहते हैं, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ठीक है। ये 2025 का क्वेश्चन है, 2025, ठीक है। आगे आ जाओ। द डैश डिस्कवर्ड द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, बताओ कौन, रामाचंद्रन, ठीक है। GN रामाचंद्रन कहेंगे, बहुत प्रिसाइज कहें, ठीक है। द टू कंट्रीब्यूशन ऑफ रामाचंद्रन इन बायोलॉजी इस क्या था, बताओ। तो पहले तो अपना ये ट्रिपल हेलिकल वाला लिख दो सीधे, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बताए थे, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। और दूसरा क्या था उनका, तो दूसरा था कि वो अपना क्या, एक प्रोटीन किए थे ना, प्रोटीन रामाचंद्रन प्लॉट, मार दो रामाचंद्रन प्लॉट ही मार दो सीधा, ठीक है। रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है। इसका देखो डैश सो फर्स्ट डिस्क्राइब, कौन, AV न्यूवेनहोक, ठीक है। सेल वॉल फर्स्ट सीन बाई, ये भी पूछ सकता है, सेल कौन पहले कौन देखा था, रॉबर्ट हुक देखा था भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, रॉबर्ट हुक, HOK लगाई दी, हुक से कुछ और नहीं याद करना है तुमको। देखो डिस्कवर द न्यूक्लियस, कौन, रॉबर्ट ब्राउन, ये भूरा था। मैथियस लिंडन वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट, सीधे मार देना, इधर भी जर्मन बॉटनिस्ट ही मार देना है। फिर ये क्या था, मैथियस लिंडन एक बॉटनिस्ट था जर्मन वाला। स्वान क्या था, जूलॉजिस्ट था, क्यों, क्योंकि ये स्वान सेल का डिस्कवरी किया था। आगे आ जाओ। Sliden examined plant and observed that all plants are composed of different kinds of cell. In year पूछ दिया, तो ईयर क्या बताना है, 1838, तुमको याद करना है ईयर। स्वान का भी अगर किया जाए तो 1939, 1839, 1839, 1839, 19 गलती से बोला गया, ठीक है। डैश रिपोर्टेड दैट सेल हैड थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन, स्वान, ट्यूडर स्वान भी कह सकते हैं। स्लीडन कंक्लूडेड दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल, ये कहा था, नहीं,
स्वान कहा था, कैसे कहा था, तो वो पहले पढ़ लिया कि हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल में तो है, अब प्लांट में है कि नहीं वो देख लेता हूँ। तो एक बार जब देखने गया तो देखा कि अरे इसमें तो कुछ और भी है, जिसको सेल वॉल कहा, जो कि डेड था, यही बताया था, कोई नहीं। डैश प्रपोज द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेम स्वान, स्वान और स्वान ही बोल सकते हैं, ठीक है। और आगे देखो, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, सेल थ्योरी कौन कौन गिवन किए, तो भाई स्लीडन, एक तो स्लीडन एंड स्वान और रॉबर्ट हुक तो बाद में आया था, तो इसमें पहले तो स्लीडन एंड स्वान मार लो, स्वान, ठीक है। इसका देखो, डैश फर्स्ट एग्जामिन द न्यू सेल आर फाउंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो कौन बताया था, तो कौन, चाउमीन खाते खाते कौन बताया था, रुडोल्फ विर्चाउ, रुडोल्फ वर्चाउ, ठीक है। ओमनी सेलुलर सेलुलर कौन दिया था, रुडोल्फ वर्चाउ, कैसे दिया था, चाउमीन खाते खाते। मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन द सेल इज, मेन अरीना, देखो अब मैं बता रहा हूँ चाउमीन खाते खाते क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि कुछ तो बोला था चाउमीन खाते खाते, यानी वर्चाउ था, समझे। देखो, मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, कौन बेवकूफ़ बोल दिया भाई कि प्रोकैरियोट के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होगा, नहीं होता है, फॉल्स। माइक्रोबॉडी आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, माइक्रोबॉडी प्रेजेंट होता है क्या प्रोकैरियोट में, बताओ तो। अरे हाँ होता तो था, कहाँ से होता था भाई, भूत होता है, भूत होता है, माइक्रोबॉडी प्लांट में पाया जाता है, माइक्रोबॉडी देने चले हैं उसको। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ट्रू, यस। राइबोसोम आर फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म, कौन कह दिया, मैं बोला था ना, एक साइटोप्लाज्मिक होता है, एक ऑर्गेनेली होता है, तो ऑर्गेनेली में भी पाया जाएगा। ऑर्गेनेली इन विच राइबोसोम आर फाउंड, 3 ऑर्गेनेली बताइए जिसके अंदर राइबोसोम पाया गया था, बताइए बताइए बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड ईआर। अब आप बोलोगे अरे अरे ये कैसे ईआर, कैसे, अभी तो बोले थे ईआर नहीं, ईआर में 80s होता है, ये तो नहीं बोला कि नहीं होता है, ये दोनों में 70s होता है, ठीक है, इसमें 80s होता है, समझे। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है लेकिन इसमें 80s होता है, समझे। आगे देखो, 2 मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इन एनिमल सेल आर, 2 नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बताइए एनिमल सेल में, बताइए। उसमें बोला था ना अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, अनदर यानी कि उसके पहले भी एक और कोई, जिसका नाम है राइबोसोम, राइबोसोम एंड दूसरा कौन सा, सेंट्रियोल, जिसको सेंट्रोजोम कहा है, सेंट्रोजोम कहा है कौन, एनसीईआरटी कहा है सेंट्रोजोम, लेकिन सेंट्रोजोम क्या होता है, सेंट्रियोल और प्लस ये जो आउटसाइड प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है और ये सेंट्रियोल है, ये दोनों को कंबाइन करके सेंट्रोजोम बनता है, समझे। सेंट्रोजोम हेल्प्स इन, सेंट्रोजोम किस में काम करता है, सेल डिवीज़न में। माइक्रोप्लाज्मा आर ओनली 0.3 μm इन लेंथ, जनरली बैक्टीरिया लेंथ इज 2 to 5 μm, ठीक है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इज ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का अंडा, पूरा खानदान खा लेगा अगर एक अंडा कर दिया तो, समझे, बहुत बड़ा होता है 7 सेंटीमीटर के लगभग में होता है एक अंडा, है 7 सेंटीमीटर के लगभग में, यानी इतना बड़ा, अरे भाई साहब 7 सेंटीमीटर इन डायामीटर, नॉट इन लेंथ, डायामीटर की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसका 7 सेंटीमीटर होता है भाई। देखो डायमीटर ऑफ ह्यूमन आरबीसी कितना है बताइए, 7 μm, याद करना था ना, 7 μm। आगे देखो, साइज ऑफ वायरस का साइज, हाँ देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये मैं बताया नहीं, अभी एनसीईआरटी में मैं तुमको दिखा देता हूँ, इतना टुक जाओ, एनसीईआरटी में मैं दिखा दूंगा, लेकिन तुमको याद रखना है 0.02 से लेकर के 0.002 μm में। वो जो आगे में फ़ोटो में दिखाया था ना, डायग्राम जो था, उस डायग्राम के अंदर में लिखा हुआ था, मैं दिखा देता हूँ, लेकिन चलो कल मैं दिखा दूंगा, जिस समय तो वो उसका बताऊंगा ना वो। और साइज ऑफ पीपीएलओ मैं लिखवा दिया हूँ कि 0.1 μm होता है, ये लिखवाया हुआ है वहाँ पर, ठीक है। स्मॉलेस्ट वाला जब मैं बताया था ना, स्मॉलेस्ट वाला उस समय, ठीक है। साइज ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कितना होगा, वही डायग्राम के अंदर बॉक्स बना के लिखा हुआ है, कितना, 10 से 20 μm। चलो तुमको दिखाते ही हैं, आ जाओ, तुम देख ही लो भाई, देखो आ जाओ, देखोगे तो मज़ा आएगा तुमको। देखो यहाँ पर सिर्फ फ़ोटो देख लो, डायग्राम, यहाँ देखो टिपिकल बैक्टीरिया दिखा कितना, 1 to 2 μm। मैं बोला ना बैक्टीरिया जो था, नॉर्मल बैक्टीरिया
हाँ, तो डायग्राम के बारे में नहीं पूछेगा। डायग्राम जब दे के पूछे तब ये मानना है, नहीं पूछे तो 225 मानना है बैक्टीरिया के लिए। पीपीएलओ अबाउट लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है कि हाँ 0.1 ही होता है, अबाउट लिखा हुआ है, यानी कि वेरी करता है 0.1 से लेकर के बहुत दूर तक वेरी करता है। उसके बाद देखो वायरस कितना 0.02 से लेकर के, देखो फिर गलती इसका गलती है, क्या किया जाए 0.2, ठीक है, मतलब उससे भी बड़ा बना दिया आप, ये गलती है यहाँ पर 0.002 होना चाहिए, समझे। आगे देखो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन तुमको याद यही रखना है 0.02 से लेकर के 0.2, गलती को सुधारा नहीं है अभी तक, ठीक है। आगे चलिए, अब इस वीडियो को हम करते हैं क्या ख़त्म। और अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कीजिएगा, सिर्फ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। लाइक भी मत कीजिएगा, सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा, कमेंट कर दीजिए बस, ठीक है, कमेंट ज़रूरी है। तो चलिए तब तक के लिए ओके बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।